वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान को इससे खुशी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए, यानी मजहबी आज़ादियों के हवाले से जो कमीशन है जो हुकूमत को रिपोर्ट्स देता है, उसने 2003 के बाद या मैक्सिमम 2004 के बाद पहली बार इंडिया के बारे में ग्रेव कंसर्न शो किए हैं। और याद रखें, जब ये रिपोर्ट पिछली दफा आई थी तो नरेंद्र मोदी पे अमेरिका जाने पे पाबंदी लगा दी गई थी। 2004 की इस रिपोर्ट के बाद जब इसी तरह की सिमिलर रिपोर्ट आई थी कि वहां पे मजहबी आज़ादियां ख़त्म कर दी गई हैं, तो नरेंद्र मोदी पे बाकायदा अमेरिका ने ट्रैवल बैन लगा दिया था। बिल्कुल इसी तरह की एक रिपोर्ट आई है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, लेकिन मेरे साथ रहिएगा। जहां ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, वहां जैसे पाकिस्तान को ऐसी लिस्ट में हमेशा डालते रहते हैं अमेरिका की तरफ से, इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, हमारे लिए बड़े ग्रेव कंसर्न्स भी हैं और हमारा नाम भी इस लिस्ट में क्योंकि डालने की तजवीज़ दी गई है, पर जिन वजूहात की वजह से दी गई है वो वाली नहीं है जैसे इंडिया की हैं। इंडिया के लिए जो कंसर्न शो किए गए हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हमारे लिए जो कंसर्न शो किए गए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ ब्लास्फेमी से रिलेटेड बात की गई है, अहमदीस से रिलेटेड बात की गई है, और कहा गया है कि ये वाले कवानीन ख़त्म किए जाएं अहमदीस के हवाले से और ब्लास्फेमी के। सो मैं इस हवाले से आगे बात करूंगा तफसील से, क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है और हम पे बहुत प्रेशर है इसका। और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इमरान खान, जिसे यहूदी और कादियानी और क्या कहते हैं, वो इस प्रेशर को लेके भी एक कदम भी पीछे नहीं हटा ये मानने के लिए कि हम जी पीछे हट जाएंगे और ये वाले कवानीन हटा लेंगे या हम ख़त्म कर देंगे। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले जो इंडिया के हवाले से बात आई है, पहले वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो है वो पढ़ के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको पता चले कि कितने ग्रेव कंसर्न जो हैं वो शो किए गए हैं। और ये 16 साल में, और याद रखें हर चीज़ स्ट्रेटेजिक तरीके से होती है। 2003-4 में हम अमेरिका के नॉन नेटो अलाई बन चुके थे, समझ रहे हैं? सो हमारे करीब हो रहा था अमेरिका, और उसी दौरान इंडिया के एक एक्स सीएम के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई थी। सो ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि ये जो रिकमेंडेशंस आई हैं, तो मैं आपको भी ये पढ़ के सुनाता हूँ। ये बड़ी ही इंडिया के लिए, और इंडिया में बड़ी आग लगी हुई है जी। कहा जा रहा है रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस इन इंडिया एक्सपीरियंस अ ड्रास्टिक टर्न डाउनवर्ड विद रिलीजियस माइनॉरिटीज अंडर इंक्रीजिंग असॉल्ट फॉलोइंग द भारतीय जनता पार्टीज री इलेक्शन इन मे। सो वही बात ये रिपोर्ट कर रही है जो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहे हैं कि जब से बीजेपी की हुकूमत दोबारा आई है इस लास्ट मई में, रिलीजियस जो माइनॉरिटीज हैं उनकी ज़िंदगी इन्होंने अजीरन कर दी है। तो एग्जैक्ट यही रिपोर्ट अमेरिका के एक डिपार्टमेंट की तरफ से आना और गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करना, जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ये बड़ी अहमियत की चीज़ है। 16 साल पहले बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली थी और इंडिया को इस तरह, वरना आपको पता है कि इंडिया इनका लाडला है, जैसे नवाज शरीफ हमारी अदालतों का लाडला है। अमेरिका का लाडला पूरी दुनिया में इसराइल है और दूसरे नंबर पे इंडिया है। इसराइल है क्योंकि वो रिलीजियस, अब उसको जो चाहते हैं कि वो पहुंचाएं उस लेवल पे जहां ग्रेटर इसराइल एंड वटेवर, और इंडिया इलाके का थानेदार बनाने के लिए लाडला है अमेरिका का। सो ये दोनों ममालिक, और आपको पता है इसराइल के खिलाफ कभी ऐसी बात नहीं अमेरिका करता, लेकिन अगर अपने एक लाडले के खिलाफ ऐसी बात, ऐसी रिपोर्ट आ गई है तो ये बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं आगे पढ़ता हूँ, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। द नेशनल government used its strength parliamentary majority to institute national level policies violating religious freedom across India, especially for Muslims। अब देखिए मुसलमानों का स्पेशली नाम लिया जा रहा है। ये कहा गया यानी कि अब जो मेजॉरिटी मिली है बीजेपी को, वो उसका इस्तेमाल करके, और जो मुसलमानों का रिलीजियस फ्रीडम है या वो एक माइनॉरिटी होने के नाते, उसको इन्होंने जो है वो नुकसान पहुंचाया, जिक पहुंचाई है इन्होंने। अच्छा, the national government allowed violence against minorities and their houses of worship to continue with impunity, and also engaged in and tolerated hate speech and incitement to violence। ये बिल्कुल वही चार्जेस हैं जो गुजरात में मैसेकर के वक्त मोदी पे लगे थे। अब अमेरिका के इदारा भी ये मान रहा है और गवर्नमेंट को फिर आगे चल के ये बताता है कि अमेरिका जो है वो इस मुल्क को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल दे, जहां पाकिस्तान को भी ये अक्सर जो है वो डालते रहते हैं नाउ एंड अगेन फॉर ऑल द डिफरेंट पर्पसेस। लेकिन अभी इंडिया को कंट्री ऑफ स्पेशल जो करते हैं पर्टिकुलर कंसर्न, उसमें डालने की जो है वो इन्होंने तजवीज़ दी है। लेकिन
इल्ज़ामात वही, बातें वही जो हम कह रहे हैं, जो इंडिया में भी अब मुसलमान चिल्ला उठे हैं, बल्कि इंडिया में जो लिबरल, जो एक्चुअली वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, वो भी आवाज़ें उठा रहे हैं। तो अब अमेरिका से भी उस पर आवाज़ उठना शुरू हो गया है। सिग्निफिकेंटली द बीजेपी लेड गवर्नमेंट enacted the Citizenship Amendment Act CEAA, a fast track to citizenship for non-Muslims migrants from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan already residing in India, and approved a National Population Register NPR as a first step toward a nationwide National Register of Citizens. The border state of Assam, under mandate of the Supreme Court, implemented a statewide NRC to identify illegal migrants within Assam. When the statewide NRC was released in August, 1.9 million residents, both Muslims and Hindus, were excluded. Those excluded live in fear of the consequences. 3 United Nations special rapporteurs warned that exclusion from the NRC could result in statelessness, deportation, or prolonged detention. Indeed, Home Minister Amit Shah referred to migrants as termites to be eradicated. अब देखें, अमित शाह की बात हो रही है, यानी कि आप देख लें कि जो उन्होंने किया, 1.9 मिलियन लोगों को जो है उन्होंने स्टेटलेस करार दे दिया, कीड़े मकोड़े कहना शुरू कर दिया। देखिए, स्टेट मिनिस्टर है अमित शाह, पार्टी का हेड है एक लिहाज से, मोदी का सबसे क्लोज बंदा है, उसका नाम लेके बात की जा रही है कि ये कीड़े मकोड़े कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप माइग्रेंट्स को? तो इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्दियां जो हम आवाज़ उठा रहे थे और हम बात कर रहे थे, अरब ममालिक का एक सेपरेट, कुवैत की पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कहा है कि हम जो है अपना पूरा वजन डालेंगे कि यहाँ से एक पूरा वो पढ़े कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। इधर अमेरिका का ये इदारा जो है वो अमेरिकी हुकूमत को कह रहा है कि आप कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में इंडिया को डालें। और आगे देखें, ज़्यादा मज़े की बात आगे आती है। Impose targeted sanctions on Indian government agencies and officials responsible for severe violations of religious freedom by freezing those individuals' assets and or barring their entry into the United States. बिल्कुल वही चीज़ जो मोदी पे पहले हुई थी, यानी बैन कर दो, अमेरिका में ना दाखिल होने दो, उनके असासे मुंजमद कर दो और उन पे पाबंदियां लगाओ इंडिविजुअल्स पे, और उनके जो डिफरेंट तंजीमें, और तंजीमों से मुराद है आरएसएस। जब बात होती है उनकी तंजीमों की, तो आरएसएस तंजीम ऑर्गेनाइज तरीके से मुसलमानों की प्रोसिक्यूशन कर रही है, मुसलमानों को जो है वो अनाइलेट करने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों को बिल्कुल जो है वो क्या उसे कहते हैं कि कीड़े मकोड़े की तरह स्टैंप कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये बिल्कुल जब कहा गया कि तंजीम, तो आपको पता है कि अमेरिका ला मोहल्ला इंडिया एक बड़ी मार्केट है और सारा कुछ है, इसके बावजूद ये सारी बातें होना ये बहुत ज़बरदस्त है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत होगा, और इसीलिए मैंने आपको कल भी इस पे बात की थी कि आने वाले वक्त में इंडिया बुखलाया हुआ है, वो जंग की तरफ भी जा सकता है। ये सारा टेंशन डाइवर्ट करने के लिए मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये मेरी कोई जहन की इख्तरा नहीं है कि इंडिया में तकलीफ हो रही है, ये इंडिया वाले जो है वो सख्त मुसीबत में पड़े हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में एक्चुअली मीडिया क्या कह रहा है इंडिया का, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एनडीटीवी क्या कह रहा है, ये आप ज़रा 1 मिनट वेट करें, मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि एनडीटीवी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट होता है कि तकलीफ कितनी बढ़ चुकी है। ये पढ़ें जरा, आपको पता चले जो मैं बात कर रहा हूं कितनी सीरियस है। वी रिजेक्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन इंडिया इन USCIRF एनुअल रिपोर्ट। इट्स बायस्ड एंड टेंडेंशियस comments against India are not new, but on this occasion its misrepresentation has reached new levels. Ministry of External Affairs, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, वजारत खारजा ने इसको मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, ये वो इदारा है अमेरिका का जिसकी रिकमेंडेशंस को माना जाता है। ये उसी तरह जैसे ईरान पे भी आपको पता है डिफरेंट सैंक्शंस वक्तन लगती रहती हैं, ये इसी तरह के इदारे जो हैं वो सैंक्शंस बताते हैं। इंडिया को तकलीफ पहुंच रही है। अब देखिए, मैं आपको एक और बताता हूँ कि इंडिया में लोग क्या कह रहे हैं, ये पढ़ें ज़रा। In 2003-2004, India was a country of particular concern after the Gujarat riots. This is the first time since then that USCIRF has designated it a CPC since then. ये अभी आपने अगर इंडियन चैनल लगा के देखे हों आज के दिन के जब से ये रिपोर्ट आई है, और उसके अलावा लोगों की मजीद ट्वीट्स भी बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है,
इस टाइम इंडिया में जो है वो बड़ी परेशानी है। एक तरफ अरब ममालिक उठ के खड़े हो रहे हैं। देखिए ना, बात मैं क्या किया करता था अक्सर कि अगर हम जंग भी कर लें, इंडिया से जंग भी कर लें, बिल आखिर कश्मीर अगर आजाद होगा या मुसलमानों को थोड़ा सुकून मिलेगा तो वो बिल आखिर टेबल पे बैठ के होगा। एंड रिजल्ट बड़ी से बड़ी जंग का एंड में टेबल पे बैठ के ही होता है। अगर हम इंडिया को अपनी सफारतकारी के जरिए, अपनी अच्छी लॉबिंग के जरिए मजबूर कर दें कि जैसे अरब ममालिक वो उन पर खुद बनी है तो वो बोल रहे हैं, लेकिन हम भी तो बीच में अपना किरदार अदा कर रहे हैं ना। और कुदरती तौर पे जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, याद रखें ये जो इदारे हैं ये इंडिया के दुश्मन नहीं है, अमेरिका के। मजबूरी तब होती है जब हम जो नैरेटिव बना रहे हैं, जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक पावरफुल आवाज है, वो जब एक ट्वीट करते हैं ना, आरएसएस मेंटेलिटी रूल कर रही है इंडिया को, हिंदुत्वा ने ये कर दिया, मुसलमानों पे जुल्म, दुनिया पढ़ती है। 10 मिलियन जब आपके ट्विटर फॉलोअर्स होते हैं तो वो फिर बहुत दूर तक उसकी रीच होती है। बेशक हर कोई लाइक या शेयर उसको रीट्वीट नहीं करता। और आपकी फिर जो इंटरव्यूज होते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, जब दुनिया देख रही है, एक ग्राउंड पे बन रहा होता है, कुछ लावा पक रहा होता है, फिर इदारों को वो मजबूरन उस पर अमल करना पड़ता है। अब अमेरिका में भी जो समझदार लोग हैं वो ट्रंप की भी हकीकत समझ रहे हैं, और उसी तरह के समझदार लोग अब मोदी के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमारी पॉलिसी इस हद तक बिल्कुल ठीक जा रही है कि इंडिया की जो ये इंतहा पसंद ज़हनीयत है और किस तरह वो मुसलमानों को कीड़े मकोड़े समझ के ख़त्म करना चाहते हैं, वो हम दुनिया को बताने में हम कामयाब हो गए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि इन 16 सालों में इंडिया ने मुशर्रफ दौर को अगर आप इलादा कर दें, 2-3 साल उस टाइम मुशर्रफ जो है वो कश्मीर का जो एक 4 पॉइंट उसने दिया था, वो जो भी तरीका था सही हो सकता है गलत हो सकता है, लेकिन वो उसकी तरफ जा रहा था। लेकिन जब से ये एनआरओ हुआ और जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत आई, हम अमेरिका के दुश्मन तरीन बन गए, हम पे पाबंदियां लगती गई गाय बगाए, क्या ना क्या प्रॉब्लम्स बने, और इंडिया अमेरिका के करीब करीब होता होता अपने लिए मफादात समेटता रहा। मैं यहां किसी की गुलामी की बात नहीं कर रहा, मफादात की बात कर रहा हूं। इंडिया को अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस मिली अमेरिकन मार्केट्स में, जबकि वही चीजें हम भी बना सकते थे, यहां जानबूझ के नहीं बनाएगी। लेकिन अब ये 16 साल बाद तब्दीली बहुत पॉजिटिव जो है वो तरफ जा रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज दिखाता हूं कि खतरनाक चीज पाकिस्तान के लिए क्या है, जो पाकिस्तान को बड़े प्रॉब्लम्स जो है वो आगे आ सकते हैं। इसको जो है वो आपको पता है कि फैटफ का ऑलरेडी जो है वो हमारे ऊपर चल रहा है, और इस तरह की आपको पता है कि हमें जीएसपी प्लस मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन से, जिसमें हमारी जो है वो जो हम ट्रेड कर सकते हैं उसमें हमें बेनिफिट है। अमेरिका में भी हम चाह रहे हैं कि उसकी मंडी तक हमारी रसाई कुछ ज़्यादा हो जाए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, और मतलब पढ़ के आपको बताऊंगा कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से क्या लिखा हुआ है, ताकि ये बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ ब्लास्फेमी लॉ पे लोग कटने मरने पे आ जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को डिमांड अगर किया जाए कि ये ख़त्म करो, और अहमदीज की ये जो रिलीजियस आप करते हो और इनका जो आपने लिखा हुआ है अपने आइन में, ये तब्दीली लाओ, ये रिकमेंडेशन दी हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। रिलीजियस freedom conditions across Pakistan continue to trend negatively. The systematic enforcement of blasphemy and anti-ahmadiyya laws, सिर्फ ये दो चीज़ों पे हमारे खिलाफ सारी बात हो रही है। और आपको पता है कि ना हम ब्लास्फेमी लॉ छोड़ सकते हैं, ना हम अहमदीद के खिलाफ जो 73 की आइन ने लिख दिया वो कभी ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे खिलाफ बेसिकली एक ऐसा केस बना हुआ है कि हम ये कभी जीत नहीं सकते। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया से मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन एक और भी हमें पहलू देखना पड़ेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड जो रिलीजन को छोड़ चुकी है एज अ होल, वो रिलीजन को छोड़ चुके हैं, उनके नज़दीक मज़हब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। वो अहमदीज को या ब्लास्फेमी लॉज को डिफरेंट नज़र से देखते हैं। अगर आप वेस्ट में मूवीज और ड्रामे देखें जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वो जितना मजाक उड़ाते हैं, आप हैरान परेशान, और आप कहेंगे कि ये है ब्लास्फेमी, क्योंकि हम तो तमाम नबियों पे ईमान रखते हैं ना। तो हज़रत ईसा की जितनी ब्लास्फेमी होती है वेस्ट में, आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते किस हद तक गिरे हुए ड्रामे फिल्में ये लोग बनाते हैं उनके हवाले से, कितनी उनकी करने की कोशिश करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, और करते हैं बल्कि। तो वेस्ट का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब अगर आप उस नज़रिए से देखें तो वो अपने जहन में वो गलत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें दो जो इंपॉर्टेंट है, ये तो क़यामत तक ख़त्म नहीं हो सकती। तो हम इनके रडार पे रहेंगे। तो इसमें क्या कहा क्या जा रहा है, आपको पता है कि while there were high profile acquittals, the blasphemy law remained in effect.
USCIRF is aware of nearly 80 individuals who remained imprisoned for blasphemy, with at least half facing a life sentence or death after spending 5 years in solitary confinement for allegedly posting blasphemous content online. जुनैद हफीज, आपको पता है जुनैद हफीज का एक चला था मामला कि जी जुनैद हफीज ने एक्चुअली पता नहीं उसका ग्रुप था या पेज था, पोस्ट किसी और ने किया, इल्जाम उस पर लग गया या उसने खुद किया और वो मान नहीं रहा था। एक आपको पता है कि एनजीओज ने और उन्होंने उसका केस बिल्ड करने की कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया में भी कुछ आपको पता है आर्टिकल छपे थे। मुझे तो नहीं पता कि उसने किया ब्लास्फेमी या नहीं, लेकिन देखिए उसका भी केस लड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ब्लास्फेमी के ऊपर या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे, कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, कोई इस्लाम के खिलाफ बात करे, कोई कुरान की तौहीन करे, कोई ऐसी बात अगर करे, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारी अगर पॉपुलेशन है तो उसमें एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो कटने मरने पे तो लाएगा, बहुत बड़ा सेक्शन है। वो स्टेट से भी पहले जाके कोशिश करेगा कि मैं ये सादत हासिल कर लूं। ठीक है, तो ये हमसे कहा जा रहा है कि आप तमाम जो ब्लास्फेमी के प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दें। ठीक है, फिल फोर उनकी रिहाई कर दें। और नंबर 2 जो वो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि अहमदी मुस्लिम्स विद देयर फेथ एसेंशियली क्रिमिनलाइज्ड कंटिन्यूड to face severe persecution from authorities as well as social harassment due to their beliefs, with both the authorities and mobs targeting their houses of worship. In October, for example, police partially demolished a 70-year-old Ahmadiyya mosque in Punjab. In Hindu, Christian and Sikh communities, young women, often underage, continue to be kidnapped for forced conversion to Islam. अच्छा, अहमदीज के साथ ये सारा जोड़ दिया गया। ये बहुत कम होता है और वो भी उन इलाकों में होता है, आपको पता है सटन जान जाहिलियत बहुत ज्यादा है। उसमें ज्यादातर केसेस जो सामने आए हैं बाद में ये पता चला है कि लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी की किसी मुसलमान से, तो वो मुसलमान हो गई। भारत अहमदीज के हवाले से जो बात की है बिल्कुल एग्जैक्ट है। आपको पता है ये स्टेट पॉलिसी हमारे आइन में लिखा है। तो उसमें क्या कहते हैं जी कि अथॉरिटीज ने अहमदीज की एक मस्जिद जो है जिसको वो वर्शिप हाउस कह रहे हैं, मस्जिद का जान के इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कि उनका हाउस ऑफ वर्शिप जो है वो अथॉरिटीज ने जो है वो गिरा दिया। समझ रहे हैं? अब ये अलग बात है कि वो हो सकता है गैर कानूनी जगह पे हो, वजह उसकी कोई और बनी हो, लेकिन हमें बेसिकली ये फोर्स किया जा रहा है कि अहमदीज को हम बनाने दें उनकी इबादत गाहें। ठीक है, और अब रिलीजियस और क्या प्रोसिक्यूशन है? हम ये कहते हैं कि अहमदीज पाकिस्तान के आइन के ताबे आके ये मान लें कि हम एक अकलियत हैं, तो फिर कोई मसला नहीं, कोई लड़ाई नहीं रहेगी, फिर उसी तरह वो महफूज हैं जैसे बाकी अकलियतें महफूज हैं। मसला सिर्फ ये है कि वो हमारे आइन के खिलाफ खड़े हुए हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा ग्रुप जो होता है जो आपकी आइन से ही लड़ रहा हो, आपकी आइन के खिलाफ खड़ा हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप, और फिर जहां रिलीजन की बात आ जाए, यानी आप रिलीजन के भी खिलाफ हैं, मुल्क के आइन के भी खिलाफ हैं, तो ये बड़ा पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान के ऊपर किस किस किस्म के दबाव नहीं आ रहे, सोचें जरा, स्पेशली इस दौरान जब पाकिस्तान की हालत और ख़राब है। हम देखिए कर्जों के दलदल में हमें कौन जकड़ के गया है। अगर हमारे एटमी प्रोग्राम को नहीं भी ना उन्होंने लेना, कर्जों में जकड़ने के बाद इस तरह की डिमांड्स आपसे की जा सकती हैं कि आईएमएफ आपको तब देगा लोन जब आप ये कर देंगे, ये कानून पास करो, ये करो। अब आपको पता है ये जो 18 साल का शादी का बिल जो हुआ, फिर वो जो एक पीपल्स पार्टी के दौर में जो उसके थोड़ा ऐड भी हुआ था खवातीन तहफ़्फ़ुज़ बिल, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो शामिल हुई थी वो वेस्ट की तरफ से हुई थी। समझ रहे हैं? वेस्ट की तरफ से बहुत कुछ ऐसी चीजों में शामिल करके आपको मजबूर किया जाता है। पीपल्स पार्टी के 5 साल के दौर में एक भी दहशतगर्द को सजाए मौत नहीं हुई थी। यूरोपियन यूनियन ने आपको थ्रेट किया हुआ था कि हम आपका जीएसपी प्लस कैंसिल कर देंगे अगर आपने एक भी बंदे को फांसी दी, और हमें फिर माननी पड़ती हैं इनकी बातें। ठीक है, तो हमारे हालात ऐसे हैं, हम पे ये दबाव आते रहते हैं और ये इतना एक्सटर्नल थ्रेट है। और इसलिए ये वो चीज़ है जिसके लिए जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को असल में बुलाया गया है और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में उनको अपना स्पेशल असिस्टेंट बनाया प्राइम मिनिस्टर ने, कि वो इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल इदारों से भी डील करेंगे। जहां अपने इधर लोकल ऑर्गेनाइज करेंगे, वहां उनको पता है, उनको थ्रेट का पता है, उनको हालात का पता है, ग्राउंड पे पता है कि कैसा जो है वो माहौल है, किस किस तरह की कानून साजी जो हमने की हुई है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको दलील से कैसे बात समझानी है। तो ऐसे कामों के लिए ये सिर्फ एक प्राइम एग्जांपल है, और भी एग्जांपल बहुत सारे दिए जा सकते हैं जहां हमें इंटरनेशनल लेवल पे अब इंडिया का मुकाबला भी करना है, लेकिन इस तरह की चीजों का भी मुकाबला करना है जहां पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। देखिए हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि ये दो चीजें हम तब्दील कर सकें। ठीक है, कि ब्लास्फेमी लॉ निकाल दो, ये हो सकता है कभी पाकिस्तान के आइन से, अवाम हम होने देंगे, अवाम तो नहीं होने दे सकते। हाँ,
ये हो सकता है कि उसको और बेहतर बनाया जाए कि जो ब्लास्फेमी है उसमें, जैसे विटनेस क्या है, फॉर एग्जांपल इस्लाम क्या कहता है कि अगर तुम में से कोई किसी पे जिना का इल्जाम लगाता है तो 4 एनी शाहिद लेकर, एनी गवाह, यानी 4 लोगों ने आंखों से होता देखा हो, मियां बीवी के हवाले से कहा कि वो 4 बार कसम उठाएं, ठीक है, कि हाँ जी अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर खुदा का, कोई ऐसे कवानीन हो जाएं कि बंदा जो इल्जाम लगा रहा है वो 4 बार कसम उठाए, ठीक है, कि मैं ये जो बात कह रहा हूं, जो गवाही दे रहा हूं कि ये हाँ इसने तौहीन की है, और अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर खुदा का कहर नाजिल हो, और फिर अगर वो झूठा साबित हो तो उसको भी फांसी दे दी जाए, उसी तरह जैसे तौहीन करने वाले को जो सजाए मौत होती है। तो कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं जिसमें सख्त किया जाए, ताकि हमारे पाकिस्तान में एक माहौल है, लड़ाई होगी तो किसी को तुन देने के लिए झूठा इल्जाम भी लगा देते हैं लोग, और ये है पाकिस्तान में अलमिया, ये इस तरह के वाकयात हुए हैं, ये हम देख सकते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि ये कानून खत्म हो जाएगा और हर किसी को इजाजत है जो मर्जी वो करे, ये नहीं, पाकिस्तान में कभी ये नहीं होगा। तो ये हमारे लिए एक मुश्किल सिचुएशन है। होपफुली पाकिस्तान जो है वो इससे निकलने की कोशिश जो है वो करेगा और इवेंचुअली इससे निकलने में कामयाब हो जाएगा। मैं आपको जो दूसरी चीज़ आज बताना चाहता हूँ, वो आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, आप में से जो भी ट्विटर पे होते हैं, कि सैक शीरी मज़ारी एक ट्रेंड चल रहा है, और मैं समझता हूं कि वो ऑर्गेनिक ट्रेंड है, किसी टीम की तरफ से नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं कि लोगों ने खुद से ये डिमांड करना शुरू कर दी है, जब से आपको पता है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का मामला हुआ है और तब्दीली आई है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि शीरी मज़ारी साहिबा के बारे में शायद मैंने 2 दिन पहले भी बात की थी कि वो बेसिकली जो इमरान खान का रियासत मदीना का ख्वाब है वो बुनियादी तौर पे उसकी मुखालिफ हैं। बुनियादी तौर पे उसकी एक बड़ी निशानी ये है कि उनकी बेटी हमेशा जो है वो खुल के तनकीद करती रहती है इन सारी चीज़ों पे जो इमरान खान खड़े होकर हमें बताते रहते हैं, इसलिए ये आवाज़ें उठती हैं। लेकिन असल जो चीज़ है, जो कंसर्न की बात है, वो ये है कि उन्होंने कुछ ट्वीट्स करवाई हैं लोगों से, जिसमें एक नसीम ज़हरा साहब हैं, एक आपको पता है कि अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी की है, और कुछ और लोगों ने भी, कुछ एनजीओज के लोगों ने भी ट्वीट्स किए हैं और बड़ी तारीफ़ें की हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की। देखें वो कॉम्पिटेंट होंगी, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी होंगी, वो वज़ीर ख़ारजा बनने की भी शायद अहल होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन उनका जो नज़रिया है, जिस तरह मौलाना तारिक जमील ने बात की, जिसमें औरतों को उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, लेकिन डॉक्टर शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी जो है वो लपके फ़ौरन अपना जो है वो 2 पेंस डालने के लिए, फवाद चौधरी साहब तो एक स्टेप आगे चले गए और कहा कि जो मुल्ला है वो फी सबीलिल्लाह फसाद है, अल्लाह माफ़ करे, मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से ये बात की। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा को ये तय कर लेना चाहिए कि वो क्या इमरान खान की रियासत मदीना के जो नज़रिया है, जो सोच है, उसके साथ हैं या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उन्हें प्रिंसिपली खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो हैं तो उन्हें इस तरह की ओपन पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए जिस तरह की वो लेती हैं, क्योंकि पाकिस्तान, आप माने या ना माने, सेक्युलर मुल्क नहीं है, ना बनेगा, ना हम बनने देंगे। ये इस्लाम के नाम पे बना है, ये कलमे के नाम पे बना है। हाँ, हम इंतहा पसंद मौलवियों को भी कामयाब नहीं होने देंगे, ये भी बात याद रखें। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां कभी किसी इंतहा पसंद की हुकूमत नहीं आई। इंडिया में इस वक्त एक इंतहा पसंद हिंदू जो है वो रूल कर रहा है, इंतहा पसंद हिंदू, कोई वो नहीं कि आप कहें कि मॉडरेट हिंदू, कोई मतलब थोड़ा बिलीव करने वाला के सबको मिला के चलना, नहीं, इंतहा पसंद हिंदू जो है वो रूल कर रहा है, आप समझें। आप बाकी अगर सूरत हाल देख लें, हर मुल्क में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, इसराइल में देख लें, इंतहा पसंद ज़ायनिस्ट जो है वो रूल कर रहा है, और दुनिया के बड़े बड़े, अमेरिका में आप देख लें, एक टाइम ऐसा आया कि अमेरिकी सदर कहा करते थे कि ये हमारी आखिरी जंग जो है वो शुरू होगी और हम लड़ के और हम जीत के दिखाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने काम करेंगे। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे हर जगह हुकूमत। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ एक्सट्रीमिस्ट को हुकूमत नहीं मिली कभी। हाँ, रिलीजियस पार्टीज को एक जो बेस्ट उनके लिए बना एक दफ़ा मौका, वो ये बना कि केपीके में एक बार हुकूमत मिल गई एमएमए को, उसके अलावा इससे ज़्यादा करीब कभी कोई रिलीजियस जमातें जो है वो नहीं आई जिसमें एक्सट्रीमिस्ट उनसर भी आ जाते, फजलुर रहमान और इस तरह के लोग जो हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इस्लाम का हकीकी जो है वो आपको नज़र आएगा रंग, इंशाल्लाह ताला, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नज़रिया इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन इन लोगों को डिसाइड कर, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान निकाल दें और कोई बड़ी उखाड़ पिछाड़ हो। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी या जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर सिर्फ आप देखें तो फवाद चौधरी की परफॉर्मेंस जो है वो बुरी नहीं है, ठीक है जी।
उनकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि एज अ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी इतनी बुरी नहीं थी। असल मसला ये है कि उनके अपने नज़रियात और उनका ज़रूरत से ज़्यादा ये कई बातों पे ऐसा खुल के बोल देते थे जब वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी होते थे कि बात प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई सवाल पूछता था, वो इंटरव्यू में होते थे और कहते थे कि ये बात तो फिर प्राइम मिनिस्टर ही जानते हैं, मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्यों किया। ऐसे आप नहीं कर सकते। आप जब इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तो आपका काम बनता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है आप उनसे पूछें जी कि आपने किस नज़रिए पर दिया है। अगर आप नहीं डिफेंड करना चाहते उनका नुक्ता नज़र आप ज़रूर बयान करें, लेकिन फवाद चौधरी कई बार बिल्कुल इग्नोर कर दिया करते थे। डॉक्टर शीरीन मज़ारी का भी ऐसे ही है कि जो नज़रिया इमरान खान का है वो उसके बिल्कुल मुखालिफ चलती हैं। तो ये चीज़ें जो है देख के अगर आप नहीं पसंद करते मतलब एक नज़रिए को, तो आपको खुद वजारत से रिज़ाइन कर देना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि जो लीडर है जिसने अपना नज़रिया इंप्लीमेंट करना है, अगर आप वो नहीं कर पाएगा आप जैसे लोगों के होने की वजह से, तो फिर अवाम जो है वो आगे से नाराज़ होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो जिस पे बात करना जो है क्लियरली ज़रूरी था। अभी आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग जो बरतानिया से कोई आया हुआ है, कोई किसी और मुल्क से आया हुआ है, अब यूरोप से, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया से जो लोग पाकिस्तान आए हुए थे जब ये कोरोना का लॉकडाउन हुआ, एक बड़ा मसला बना हुआ है, वो फंस गए हैं पाकिस्तान में। अब उनके जॉब्स बाहर के मुल्कों में हैं। चलें, जॉब्स तो आजकल वैसे ही, उनके घर बाहर हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, हर बंदे के डिफरेंट मसाइल होते हैं, आपको नहीं पता। लेकिन ये जो एयरलाइंस हैं, मुझे नहीं पता PIA जो है इस मामले में क्या कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया और कहा है जी कि हमारी सीट्स हुई हुई थी फॉर एग्जांपल मई की, लेकिन अगर अभी नहीं जा रही फ्लाइट तो हमें जो है पैसे वापस करने के बजाय कहा जा रहा है जी आपको नया टिकट ले लें। मैं ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा हुकूमत की इस तरफ कि खसूसी तौर पे, एक तो यह है कि PIA के खसूसी तौर पे टिकट की प्राइस कम की जाए, मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी की भी गई है, क्योंकि ये वक्त पैसे कमाने का नहीं है। इस वक्त नुकसान PIA का ये वक्त है कि क्योंकि जहाज इतने चल नहीं रहे, आप रिवैम्प कर लें। आपने जो उसमें सिस्टम लगाना था, इंफरटेनमेंट सिस्टम और सारा कुछ अपग्रेडेशन करनी थी, वो आप कर लें, आपके पास मौका है, ताकि PIA जब दोबारा फुल अपने फ्लाइट मोड में आए, अपने ऑपरेशन मोड में आए, तो PIA जो है वो डिफरेंट एयरलाइन हो जाए। अभी आप बैठे होते हैं और ऐसे ज़ॉम्बी बन के, आपको पता ही नहीं होता कि आपने ये 8 घंटे का सफ़र कैसे तय करना है, स्पेशली जो लॉन्ग रूट्स हैं बरतानिया वगैरह से जो होते हैं। तो ये आप कर लें, लेकिन लोगों के लिए कम करें और हुकूमत फैसिलिटेट करे, एयरलाइन से बात करें जो मुख्तलिफ एयरलाइंस भी हैं, और कोशिश करें कि हुकूमत का एक जो है वेट जाए, ताकि पाकिस्तानी हर जगह प्रोटेक्ट हों। कि यहाँ पे अभी टिकट जो है वो 2-2 ढाई लाख के हो गए हैं टिकट बरतानिया से आने के जाने का, तो ये बड़ा महंगा है। हर बंदे के हालात ऐसे नहीं होते कि वो ये अफोर्ड कर सके, कोई पैसे दरख्तों से नहीं लगते यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो इस चीज़ का मैंने सोचा कि तवज्जो जो है दिलाना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत जो है कोशिश करे कि इस चीज़ पे जो है वो कोई बना दे, कमेटी बना दे, या जुल्फी बुखारी खुद अपने तरीके से जो है वो रब्ता करें, क्योंकि एयरलाइंस जो है वो ज़ाहिर है आपके मुल्क में भी ऑपरेट कर रही हैं, तो किसी ना किसी लॉ, किसी उसके अंडर तो आएंगी वो, तो आप उनसे जो है वो ये डिमांड कर सकते हैं। ये बहुत डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पर आवाज़ जो है वो उठा ली जाए। अब एक लास्ट बात बस करूं, फिर आज की नशिस्त को जो है वो वाइंड अप करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे मीडिया और माफिया एक हैं, और मैं बड़े अफसोस से एक बात बताऊंगा, एक बात करना चाहूँगा कि वो लोग मीडिया पे जिन्हें लगता है कि इदारे हमारे पीछे बैठे हुए हैं, इदारे हमारे पीछे बैठे हुए हैं, या इदारे के अंदर हमारी जो है वो से है, हमारी बात पहुंच सकती है, हमारा असर और रसूख मौजूद है, वो लोग जब बैठे हुए स्टेट के बयानिए के मुखालिफ बात करते हैं, और हम जैसे लोग जब उनको आड़े हाथों लेने की कोशिश करते हैं, जब राज खुलता है तो ये पता चलता है कि वो तो फलां फलां जर्नल के दोस्त हैं, वो तो फलां फलां जर्नल के भाई हैं, वो तो फलां फलां जर्नल के कज़न हैं। ये बहुत ज़्यादा, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, 2 बड़े मीडिया हाउसेज में 2 लोग जो खुल के हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, खुल के उन्होंने नवाज शरीफ का भी एक हद तक साथ दिया, खुल के दिया, उनके भी राब्ते ऐसे ही नजर आते हैं कि इदारे के एक बड़े जनरल जो अब रिटायर हो चुके हैं उनके साथ हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे लिए पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए। आप देखें, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि मेरे अगर माँ बाप भी पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना शुरू कर देते तो मैं उनके मुखालिफ सिमत में जाता, उनका दिफा ना करता। मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम है। मैं सबसे कहूंगा जो मीडिया में
स्पेशली जो इदारों में लोग हैं। अगर देखें इदारे में एक बंदा है, उसके ज़ाहिर है उसके भाई बहनें रिश्तेदार आगे पीछे, वो ज़ाहिर है कोई मीडिया में होगा, कोई ब्यूरोक्रेसी में होगा, कोई आपकी वफादारी, बस इतना, नाम नहीं लिया मैंने किसी का, आपकी वफादारी वतन के साथ होनी चाहिए। आप किसी को प्रोटेक्ट ना करें जो वतन के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप कहें जी तुम मेरे सगे भाई हो, आई डोंट केयर, तुमने वतन के खिलाफ ये लाइन ली है, बात की है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हम सबको ये स्टैंड लेना पड़ेगा। बिलाखिर हम ये स्टैंड लेंगे तो पाकिस्तान इन चोर और चक्कों डाकुओं के चुंगल से आज़ाद होगा। देखें ये जो आपने एनसीए की बात की है ना कि एनसीए की कोई रिपोर्ट, एनसीए एक ऐसा इदारा है जो डिटेल जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेता किसी को अक्यूज नहीं करता। मलिक रियाज के केस में सारा कुछ ये होते 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 2-2.5 साल लग गए थे, फिर भी कोर्ट केस नहीं हुआ था, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी। ये लंबा प्रोसेस है, डिटेल्स दे दी गई हैं, हो सकता है कि उन्हें क्वेश्चनर्स भेज दिए गए हों, पहले खुद करते हैं इंक्वायरी, जब पता चलता है कि हमें कोई नहीं मिल रहा है इसका रिकॉर्ड, फिर पूछा जाएगा शरीफ खानदान से, फिर पूछा जाएगा हाँ भाई आपकी प्रॉपर्टीज कैसे बनी, फॉर एग्जाम्पल जिस चीज़ की भी दी गई हैं प्रॉपर्टीज। ये एक लंबा प्रोसेस है। उम्मीद है कि हमें 2021 के एंड तक कोई रिजल्ट इसका, या 22 के शुरू तक कोई रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और मज़े की बात है कि 2021 अगस्त में तकरीबन एक साल और 2-3 महीने रह गए हैं, चेयरमैन नैब भी तब्दील हो जाएगा। तो कोई जेन्युइन बंदा अगर आ गया, चेयरमैन नैब भी, और उस दौरान ये केसेस भी आ गए, वहाँ भी इनकी प्रॉपर्टीज़ का राज खुल गया और फिर इनकी करप्शन खुल जाएगी, तो इन सब को इंशाल्लाह फिर हकीकी सजाएं होंगी, हकीकी हिसाब होगा। आज मैं आपको आखिरी बात आज की कर दूं, आपको पता है कि भट्टी साहब जो पहले होते थे ARY में और आजकल GNN में चले गए हैं, खुल के इमरान खान की आजकल तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आज उनके मुंह से भी निकल गया कि इमरान खान ने यह पक्का ऐलान कर दिया, अपने इर्द गिर्द लोगों को बता दिया है, हुकूमत जाती है तो जाए, अब मैं अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करने जा रहा हूं, जो मर्जी होता है देखा जाएगा। तो अभी ये शुरू है, लेकिन इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह आगे पीछे राब्ते जारी हैं, और जैसे ही चेयरमैन नैब बदलेगा, या हो सकता है कि इदारे अब ज़्यादा पीछे आके खड़े हो जाएं, फिर चेयरमैन नैब की किबला सीधा हो जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल उन्होंने बहुत गड़बड़ की है अभी तक, जो लोगों को निकलने में आसानी हुई है, लेकिन हो सकता है वो भी सुधर जाएं, डिपेंड करता है। अगर इदारे पीछे खड़े हो जाएं तो इदारे की पावर बड़ी ज़रूरी होती है साथ, तो हो सकता है कि यहीं से, इस बंजर ज़मीन से कुछ फूट आए। उम्मीद ये की जा रही है कि अब अक्रॉस द बोर्ड वो अकाउंटेबिलिटी होगी जो पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुई। ये जो रिपोर्ट्स हैं, इसके बाद शुरू होगा सिलसिला, और फिर आगे जाके ये वहीं रुकेगा जब सारा माफिया अपने अंजाम को पहुंचेगा। एक खबर थी वो मैं भूल गया कि जो कंपटीशन कमीशन की आपने जो चेयरमैन है वो बना दिया गया है डॉक्टर शाइस्ता बानो गिलानी साहिबा को, और शाइस्ता बानो गिलानी के जो है वो मास्टर्स डिग्री है उनकी इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स फॉर कंपटीशन लॉ, सो उनकी कंपटीशन लॉ में डिग्री है। नंबर 2 और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड अ मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद मेजर्स इन फाइनेंस फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। सो पढ़ी लिखी खातून है, स्पेशलाइज करती हैं फील्ड में। और ये जो मुसाबकी कमीशन है आपका, ये देखता है सारे कार्टेल्स को, कैसे कीमतें ऊपर जा रही हैं, कैसे कीमतें नीचे आ रही हैं, कौन कंट्रोल करे। इस पर मैं एक इलादा पूरी वीडियो कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बनाने की, आपको बताऊं कि इनका कितना बड़ा किरदार है। गो के इन्हें भी कायम मकाम चेयरमैन बनाया गया, लेकिन अब इस इदारे में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, और ये इदारा पूरे पाकिस्तान के माफिया और कार्टेल्स को पकड़ने के लिए सबसे अहम इदारा है। सिर्फ नैब ही नहीं है इदारा, बड़े और इदारे हैं, जिन्होंने अपना काम जो है करना है और इन माफिया से आपकी जान छुड़ानी है। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी खबरें आ रही हैं, आपसे इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।